नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह, जयपुर से इंडिया डेली में रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज जो हमारे डिबेट का विषय है वो गर्भ धारण और गर्भ निरोधन से पूर्व जो जांचें होती हैं, जिसके लिए डिकॉय ऑपरेशन शुरू किया गया था, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, उसको लेकर हम अपनी चर्चा में शामिल किए हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, शंकर सुथार जी हैं, जो पीसीपीएनडीटी के कोऑर्डिनेटर हैं। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन साहब मैडम हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले एडवोकेट शंकर जी से हम बात करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर हैं पीसीपीएनडीटी के। शंकर जी, क्या मुख्य तौर पर अब तक इस कानून को 94 में लागू हुआ था, 2003 में इसमें संशोधन भी हुआ, क्या कुछ मुख्य चीज के उपलब्धियां हैं इस कानून की, जो खासकर बच्चियों के जो जन्म जो दर थी उसको बढ़ाने में कामयाब हुआ है? सर नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 1994 में जो पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था, ये पहले पीएनडीटी एक्ट था, फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, जिसके बाद ये पीसीपीएनडीटी एक्ट बना, जो लिंग परीक्षण रोकने के लिए बना है। जिसमें जैसे कोई तकनीक, जैसे अपने सोनोग्राफी मशीन होती है, उस तकनीक को रोकने के लिए बना है कि उसका मिसयूज नहीं हो। मिसयूज कैसे कि जब जैसे कोई मशीन है, उसको गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा है, उसका पहले पता करा कि ये लड़का है या लड़की है, उसको रोकना है। दूसरा उसका है कि जो ये टेक्निक जो है, कोई भी टेक्निक जो है इसमें सक्षम है कि लिंग परीक्षण की जा सकती है, उसके साथ उसको रोका जा सकता है, तो उसको अपने उसको नियमानुसार उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो अपने राजस्थान में सोनोग्राफी मशीन के साथ साथ अपने एमआरआई जो मशीन है उसको भी रजिस्टर किया जा रहा है। इसके साथ जो भी सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है, उसके साथ एक तो एक्टिव ट्रैकर लगाया हुआ है, इसके साथ एक्टिव ट्रैकर के साथ एक जीपीएस भी लगाया हुआ है अपने साथ। तो अपन ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी मशीन के द्वारा, जो रजिस्टर्ड मशीन है, वो कि भाई उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, उसके साथ जो सोनोग्राफी हो रही है तो वो किस प्रकार की हो रही है, तो वो एक एक्टिव ट्रैकर लगा हुआ है, उसके अंदर वो रिकॉर्ड रहता है। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं लाड कुमार जी, आप तो क्योंकि इस एक्ट के शुरुआती ड्राफ्ट में शामिल रही, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें बताया, तो आप तो एक तरह से इस पूरे जन्मदाता हैं इसके शुरुआत करने वालों में एक्ट की। तो क्या आपको क्यों जरूरत इसकी पड़ी मुख्य तौर पर? हालांकि जो बच्चों की जो पैदाइश की संख्या है वो बहुत ज्यादा, 1000 के हिसाब से राजस्थान में बेहद कम है। राजस्थान में काफी कम है, और उनको मल्टीप्लाई करें पूरी जनसंख्या में तो लाखों करोड़ों लड़कियां कम हो रही है। मैं ये आपने जो बात की शुरुआत की, क्योंकि एमटीपी एक्ट हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है, और एमटीपी एक्ट 1971 में बना, जिसमें महिलाओं के प्रजनन के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए लाया गया था कि अनवांटेड है, अनमेरिड है और बच्चा नहीं चाहती है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। तो 71 के बाद ही ये राइट मिला था। लेकिन हुआ ये कि जब हमने सर्वे किया तो इस एक्ट के तहत तो कोई अबॉर्शन हो नहीं रहे थे, लेकिन अबॉर्शन हो रहे थे। तो वो अबॉर्शन हो रहे थे लिंग निर्धारण के आधार पर, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे थे, उससे बच्चा कम हो रही थी। तो ये पीएनडीटी एक्ट 94 में बना, हमारे पास भी 92 में इसका ड्राफ्ट आया, काफी सजेशन भेजे, 96 में लागू हो गया। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से जो चीज रोकना चाह रहे थे वो नहीं रुक पाई। तब डॉक्टर साबू जॉर्ज ने ही लगाई थी रेट, और उसके बाद 2003 में लगाया था, अमेंडमेंट हुआ। तो पहले केवल पीएनडीटी था, यानी कि प्रसव पूर्व गर्भ निर्धारण पर रोक का था। लेकिन अब तो गर्भ धारण के टाइम भी हो गया, इसलिए इसमें पीसी प्री कंसेप्शन जोड़ना पड़ा। और अब जो पूरा नाम है इसका 2003 के बाद से पीसीपीएनडीटी, यानी कि गर्भ धारण पूर्व एंड प्रसव पूर्व लिंग चयन आधारित गर्भपात पर रोक। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को गलत भ्रमित किया जा रहा है। एबॉर्शन पर रोक नहीं है, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन पर रोक है। तो ये जो बच्चा पैदा होने के बाद या इधर उधर मिल रही है, क्योंकि अनवांटेड है, मान लीजिए अनमेरिड है, और पॉक्सो एक्ट में भी जो रेप केसेज है उसमें भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो ऐसे के एबॉर्शन के लिए तो उसमें क्योंकि इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, डीक्रिमिनलाइज नहीं किया, तो क्या करते हैं वो लोग, बचने के लिए फेंक देते हैं। तो वो एक नया रास्ता निकल गया। तो हमारे यहाँ क्या वंशवशियत विरासत, जज जमे जायदाद, एक छोरा होना एक लड़का होना जरूरी है। तो ये सन प्रेफरेंस से सारा गड़बड़ कराया, इससे समाज में असंतुलन जबरदस्त हो गया, और बहुत बाकी परिवर्तन भी आया है, लेकिन दूसरी तरफ से जो एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
और जनगणना तो अभी क्योंकि अब आएगी, आई नहीं, जो आनी थी 21 में वो आई नहीं है, उसके बाद अभी चल ही रहा सारा। तो अभी भी जो गणना है ये, क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन जो मेन चीज है, मैसेज आना चाहिए कि गर्भ यानी कि लिंग चयन आधारित गर्भपात पर रोक है, बाकी गर्भपात पर रोक नहीं है, लिंग चयन आधारित गर्भपात पर रोक है, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन पर रोक है। और ये मैसेज सही जाए तो लोग भ्रमित नहीं होंगे, और वो एमटीपी एक्ट में तो एबॉर्शन लीगलाइज है, वहां पर वो करवा सकते हैं। लेकिन उसके डर के मारे अब डॉक्टर जो है एमटीपी एक्ट वाला भी एबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, और मीनवाइल वो प्रेगनेंसी के 24 वीक्स से ज्यादा हो जाता है, उसको वहन करना पड़ता है, फिर बच्ची या बच्चा जो भी होता है वो बचने के लिए, समाज का स्टिग्मा आप जानते हैं कि उल्टा है, बच्चालन है, ये है, तो उससे बचने के लिए घर वाले और समाज वाले जो उसको बच्चे को फेंक देते हैं। तो जब इतने पालना घर है, इतनी संस्थाएं हैं, बाल कल्याण समिति है, तो वहां पर उनको प्रॉपर गाइडेंस दे कि बच्चा है तो आप सुरक्षित स्थान पे दे सकते हो। ये मैसेज सही तरीके से जाना चाहिए। बिल्कुल, आप राजकुमार जी आपने बहुत सही बात बताई। मैं आपको आंकड़ों की एक बार अभी दोबारा से बता देता हूं कि राजस्थान में 1000 मर्दों पर 926 बच्चियां हैं इस वक्त हैं, 926। और राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर में अगर हम बात करें तो 42 है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में देखा जाए तो वो कई जगह तो 49 है, और रूरल इलाके में तो 54 प्रति हजार के हिसाब से मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है। तो इसमें ज्यादातर बच्चियों की जो संख्या है वही ज्यादा हो पाएगी, वही संभवतः इसमें एक सबसे बड़ा एक इस एक्ट की खूबी ये भी है कि इसमें राजस्थान की सीमा ही नहीं है, हरियाणा और उसके आसपास के जो एडजेंडिंग इलाके हैं उनको भी शामिल किया गया। शंकर जी, इस बार आपकी राय जानना चाहूंगा। सर, राजस्थान सरकार में अपने राजस्थान राज्य में एक पीसीबीएनडी थाना बना हुआ है, जो अपने देश का एकमात्र थाना है जिसका क्षेत्राधिकार तो अपना पूरा राजस्थान है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि आसपास में जैसे गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो सीमा जो लग रही है, पंजाब है, वहां भी अगर कोई लिंग परीक्षण कर रहे हैं, अपने यहाँ से कोई लोग जा रहे हैं तो वो दलाल अपने यहाँ से लेके जाता है, तो उसको भी अपन पकड़ के ला रहे हैं। जैसे मेरे जालौर में नजदीक जैसे गुजरात पड़ता है, तो गुजरात में भी हम कार्रवाई करके आते हैं। वो इस साल जैसे अप्रैल 2024 में भी हम लास्ट कार्रवाई करी है। मैडम, आप जानना चाहेंगे, अब तो बाहर जाके अबॉर्शन करवा के आ रहे हैं, टेस्ट कहीं करवा रहे हैं, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर जाकर के अबॉर्शन करवा रहे हैं। ये जब तक माइंडसेट नहीं बदलता है, आप क्यों मारना चाहते हैं लड़की को? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज आप लड़की, आपके देखिए बिजनेस से भी, इकोनॉमी से भी, यदि लड़कियां नहीं रही तो आपके सारे जो तंत्र, सारे जो मेकअप के सामान है, सारे जो स्टोरेज है, वो सब भी तो, उन पर भी तो डाउनफॉल आएगा। तो हर दृष्टि से सोच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टि से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसा करेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। और अभी भी समय है कि हम समझ जाएं, क्योंकि ये जो असंतुलन है उसमें क्या होगा, लड़कियों की खरीद फरोख्त बढ़ती जाएगी, लड़कियां मिल नहीं रही है, शादी करने के लिए नहीं मिल रही है, एक लड़की को चाचा दुल्हन बना करके दूसरी जगह प्लेस कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी यदि हम अभी भी नहीं संभलेंगे तो। मैम, इसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी इस एक्ट के, क्योंकि एकमात्र, जैसे शंकर जी ने कहा कि एकमात्र थाना केवल राजस्थान में है, तो पूरे देश भर में अगर स्थिति अगर देखा जाए तो आप किसको किस तरह से देखती हैं? अभी तो आपने कहा विदेशों में भी जाके परीक्षण लोग करवा के आ रहे हैं, और अबॉर्शन भी वहीं से करवा रहे हैं। हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बाहर जाकर के हो रहा है। और ये जो बॉर्डर जो शंकर जी ने कहा है, क्योंकि ये पोर्टेबल, उससे ले जाकर के मशीनों को क्रॉस बॉर्डर टेस्ट कहीं करा रहे हैं, एबॉर्शन कहीं करा रहे हैं, डॉक्टर कहीं है, ताकि आप उनको ट्रैकिंग में सिस्टम में पकड़ नहीं सकें। तो जितना स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, लॉ बन गया, बहुत स्ट्रांग बना है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलियां निकाल करके, वे आउट निकाल करके ये गोरख धंधा चल रहा है बराबर। वजह क्या मानते हैं? मुख्य तौर पर पैसा वजह है, बच्चे की चाहत वजह है, या समाज में अभी भी जो जागरूकता है? नहीं है, बच्चे की चाहत वजह है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चे को, आप बच्चा हो तो हम तो नहीं कह रहे हैं बच्चे को मारो, लड़के को मारो। आप जब कुदरत में, ईश्वर में, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। आपको ऑडियो आ रही है? हाँ, नहीं, ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। शंकर जी आपको, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ मैडम, आपकी आवाज, हाँ जी। हाँ, तो ये है ना, इसका ये जो लोगों को समझना पड़ेगा, जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सब दृष्टि से, कि लड़की को मारने में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं नहीं है।
हम कहीं नहीं कहते कि आप लड़के को मारो, जो कुदरत से हो रहा है, लड़का है लड़की, आप उसको स्वीकार करिए और उसका लालन पालन कीजिए। तो यदि ये शंकर जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव समाज से नहीं खत्म होगा तो ये गोरख धंधा चलता रहेगा। इससे बेसिक चीज ये है कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना होगा। लड़का हो लड़की, सबको सब चीजों में बराबर का हक है, बराबर डेवलप करने का अधिकार है, बराबर सारे अधिकार वो हासिल कर सकते हैं। तो यही चीजों को आजकल अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन का चला रखा है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन जितना अधिक तरीके से, माकूल तरीके से होगा, इस पर थोड़ी लगाम लगेगी। शंकर जी, क्या क्या नए तरीके इन्होंने कानून से बचने के लिए निकाल रखे हैं लोगों ने? जब आप डिकॉय ऑपरेशन पे जाते हैं तो क्या क्या नए कानून या तरीके आप देखते हैं कि शानदार है कि अपने से आगे चलते हैं। जैसे हम एक को पकड़ते हैं तो दूसरा नई टेक्निक के हिसाब से लेके आ जाते हैं। आज जैसे एआई का जमाना है, वैसे आगे से आगे बढ़ रहे हैं और इनका इतना बड़ा गिरोह है कि गिरोह को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल होने के लिए इसके अगर एक ही समाधान है कि उन्होंने जैसे राजस्थान में मुखबिर योजना चलाई जा रही है। मुखबिर योजना में अपने 3 लाख का इनाम है, जिसमें गर्भवती महिला को 1.5 लाख रुपए का, मुखबिर जो बनता है उसको 1 लाख रुपए का, और गर्भवती महिला के जो सहयोगी है उसको 50,000 रुपए का राजस्थान सरकार के द्वारा इनाम दिया जा रहा है। मैं तो ये चाहूंगा कि अधिक से अधिक आमजन मुखबिर योजना का फायदा उठाए। अपने आसपास ऐसे कई गिरोह है, ऐसे कोई डॉक्टर्स है, ऐसे कोई अपने लिंक परीक्षण में लिप्त है, कोई दलाल है वगैरह कोई है, तो उसकी जानकारी अपने 104 या 108 नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर, अपने राजस्थान सरकार का व्हाट्सएप नंबर है 9799497795, इस पर सूचना देवे। और जो सूचना जो है गोपनीय रहती है। और अपन जैसे ये यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत आती है तो पूरी गोपनीय तरीके से ही कार्रवाई की जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आमजन से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक जानकारी इस नंबर पे देवे, ताकि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और बेटियों को जो मार रहे हैं उनको हम सलाह पीछे रखें। सर, आंकड़ों की बात करें तो लाड कुमार जी, अगर आंकड़ों की में बात करें तो शायद संभवतः इतने ज्यादा चीजें ये रोकथाम के डिकॉय ऑपरेशन सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से डॉक्टर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑपरेशन करवाने वाले हों, वो करवा पाते हैं। तो क्या मुख्य तौर पर इसमें महिलाओं की मैं आपसे मानसिकता जानना चाह रहा हूँ कि क्या महिलाओं के साथ साथ पुरुष की मानसिकता ये है या पूरा परिवार का प्रेशर होता है महिला पर? देखिए, महिला सो मेनी प्रेशर, महिला के ऊपर हर तरह से प्रेशर होता है, क्योंकि ये बहुत इजी कहना कि महिला ही इसके लिए जिम्मेदार है, महिला इसके लिए जिम्मेदार, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। अब डिवोर्स की शर्त लगा देते हैं, यदि टेस्ट नहीं कराया तो घर से निकाल देंगे, डिवोर्स दे देंगे, दूसरी ले आएंगे। तो ये सारी चीजें जो उस पर दबाव बनाते हैं। अब वो महिला या तो वो कहती, मैं आपको किशनगंज में एक महिला जिससे मैं रूबरू हुई थी महिला आयोग के दौरान भी, और उसके साथ शर्त रखी वो महिला, मैंने उसको सम्मानित भी किया। फिर उसने कहा कि चाहे तू डिवोर्स दे दे, मैं ना टेस्ट कराऊंगी, मैं इस लड़के को जन्म दूंगी। और उसने उस लड़की को जन्म दिया और डिवोर्स कर लिया, खुद ने काम धंधा करके उस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया। तो महिलाओं को ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि लोग बहुत तैयार बैठे हैं उसको दबाव बनाने के लिए। तो हम महिलाओं को भी उनका मॉरल बूस्ट करें और समाज में इन चीजों को कम करने के लिए अवेयरनेस भी लाएं। क्या मानसिकता में बदलाव आया है? जो पिछले 10-20 सालों में भी मानसिकता में बदलाव आया है, क्योंकि लिंग के जो जिस तरह महिलाओं की संख्या बढ़ी है, बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो उसमें मानसिकता में भी बदलाव आया है? मानसिकता में बदलाव आ रहा है, और जो आंकड़ा है वो हम ये 0 to 6, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो, SR और CSR दोनों में अंतर है। SR तो ठीक हो रहा है, CSR कम हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो, और चाइल्ड सेक्स रेशियो का उम्र है 0 to 6, और वही अल्ट्रासाउंड के तहत जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं वो उसी में फर्क आ रहा है 0 to 6 वाले में। तो जब तक 0 to 6 का बैलेंस नहीं होगा तो आगे SR भी, तो CSR सही होगा तो SR भी अच्छा हो जाएगा। और कौन से कानून हैं जो इसके सहायक हो सकते हैं इस अपराध को रोकने के लिए? देखिए, अपराध को रोकने के लिए सभी तरफ से केस, आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो सकता है। इसे सभी तरीके से इसके तैयारी, जो मैंने कहा था कि सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल विल भी बहुत जरूरी है। केवल ये नारा दे देना कि लड़कियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आप बेटी को संरक्षण दो, उसको पैदा, हमारा आर्टिकल 21 संविधान सबको दे रहा है राइट टू बी बॉर्न। वो बच्चा कह रहा है मेरा जीने का, मेरा जन्म लेने का अधिकार, तो आप मेरे जन्म लेने का अधिकार को लड़का और लड़की में क्यों तोल के देख रहे हो? और इसलिए बेसिक है वहां कि लड़की हो या लड़का जो भी, क्योंकि कोई माँ
अपने घर में पलने वाले बच्चे से नहीं पूछती कि तू बता बेटा या बेटी, कोई माँ नहीं पूछती है, जबरदस्ती हम औरतों को बदनाम करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल। अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत जरूरी हाँ, है। वो बहुत जरूरी है। शंकर जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिकल, जब आप इस तरह के केसेस पकड़ते हैं तो उनमें पॉलिटिकल प्रेशर या यूं कहें कि चाहे वो जो प्रभावशाली लोग हैं वो उसको दबाने का प्रयास भी करते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई मामला आया नहीं अभी तक तो, लेकिन ये रहता है थोड़ा। जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे अपन गुजरात भी जाते हैं, तो गुजरात में ऐसा आया है मामला कि आसपास के जैसे डॉक्टर वाली कम्युनिटी है वो इकट्ठा हो जाती है, पर ऊपर वाले नेताओं के फोन भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सब प्रेशर अपन आते जो हैं, सब अगर प्रेशर ईमानदारी से अगर कार्रवाई करते हैं तो हो जाती है। कानून में प्रावधान, आप लोगों को सुरक्षा का प्रावधान कितना है? क्योंकि कई बार सुनने में आया कि हमला हो जाए, डॉक्टर एक साथ इकट्ठे हो जाएं या मरीज के जो परिजन जो हैं वो भी सामने आ जाएं, तो उसमें आप लोगों को सुरक्षा के हिसाब से जो जरूरत होनी चाहिए वो आपको मिलती है लोकल, अगर आप स्टेट से बाहर जाते हैं तो? हाँ मिलती है, लोकल जो पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट मिलता है, और हमारे जैसे यहाँ से भी और वहां से भी कांटेक्ट करके ही जाते हैं, ठीक है, तो लोकल जो पुलिस है उसका सपोर्ट मिलता है। आंकड़ों की बात करें तो शंकर जी, आप एक बार आंकड़ों के बारे में बता सकते हैं कि राजस्थान भर में अगर देखा जाए तो औसतन पूरे साल भर में कितने ऑपरेशन होते हैं, और ये लगातार क्या बढ़ोतरी हो रही है इनमें या कटौती हो रही है? नहीं, बढ़ोतरी हो रही है सर, आंकड़ों के अभी तो वैसे मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन आंकड़े हो रहे हैं। जैसे 2025-24 में भी, मतलब 25 में भी 5-6 अपने ऑपरेशन हुए हैं, और इस साल 2026 का कल ही ऑपरेशन उदयपुर में हुआ है, तो अब इस साल शुरुआत हो गई है, तो हम चाहेंगे कि अब अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम वैसे लगे हुए हैं वैसे, तो आगे कितने हर एक डिस्ट्रिक्ट में? जी, लाड कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ड्राफ्ट तैयार किया था और अब जो इसकी मौजूदा स्थिति है, लाड कुमार जी, तो क्या उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज या कैसे, कोई राजस्थान एकमात्र यहाँ राज्य है जहाँ पे इस तरह का थाना बना हुआ है, तो कैसे ये काम करने की आप लोगों ने परिकल्पना शुरू की और कैसे काम कर रहा है? शायद लाड कुमार जी तक हमारी टेक्निकल आवाज नहीं। शंकर जी आप बताएं कि इसको जो राज्य से बाहर अपन जो अंजाम देते हैं डिकॉय ऑपरेशंस को, उसको किस तरह से अपन अंजाम देते हैं? क्या कुछ जो चीजें हैं जो सोर्सेज के संदर्भ में उनको जागरूकता पैदा करने के संदर्भ में, क्या किस तरह से हम इस तरह से इसमें काम करते हैं? हम तो सबसे पहले ये मुखबिर योजना जो हमारी है सर, उसका प्रचार करते हैं। जैसे सभी हॉस्पिटल जो अपने राज्य में जितने भी हॉस्पिटल है अपने, जैसे सोनोग्राफी सेंटर है, तो सभी सोनोग्राफी सेंटर पर मुखबिर योजना का स्लोगन या बोर्ड जो लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा होर्डिंग्स है, माइकिंग है, आगे आगे जो प्रिंट के हिसाब से, प्रिंट मीडिया के हिसाब से प्रचार करते ही है। इसके अलावा अपन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। सिर्फ दंड के हिसाब से अपन समाज को नहीं बदल सकते, सिर्फ ये कानून के हिसाब से अपन पीस एक्ट को लागू नहीं कर सकते। इसके लिए हम सामाजिक जागरूकता भी करनी जरूरी होती है, तो सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी हम समय समय पर आयोजित करते हैं। इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर हम बेटियों को वास्तव में बचाना चाह रहे हैं तो आमजन की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आमजन की भागीदारी नहीं होगी तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें हमारे सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि इसमें कोई शिकायत करता नहीं होता। क्योंकि आगे वाला जो होता है सप्लाई वाला सिस्टम, वो भी उसके पारिवारिक जो महिला होती है वो तो कह नहीं पाती, पारिवारिक दबाव होता है उसके पास जो लिंग परीक्षण करवाने जा रहा है, और आगे वाला जो कर रहा है वो भी पैसे लेके कर रहा है, तो दोनों की मिलीभगत होती है। तो कोई जैसे एसीबी वाली कार्रवाई होती है तो इसमें कोई परिवादी होता है, अपने पीसीपीएनडी में एक परिवादी नहीं होता, तो शिकायत करता नहीं है, तब तक हम कैसे करें? तो इसके लिए जागरूकता अभियान ही चलाए जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुखबिर योजना का फायदा उठाए, और जो सरकार की तरफ से 3 लाख का इनाम दिया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी मुखबिर योजना ये राशि है जिसमें 3 लाख का इनाम दिया जा रहा है। तो इसमें जैसे मुखबिर योजना के तहत हम गर्भवती महिला को भी पैसे देते हैं, और उसके साथ सहयोगी जा रहा है उसको भी दे रहे हैं मुखबिर राशि, और ये अपने जो सूचना देता है उसको भी 1 लाख रुपए का इनाम है वो भी हम देते हैं। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा हम तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आगे से आगे आवे और इस बेटियों को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें, और यही आमजन से मेरी अपील रहेगी। इसमें एक बड़ी चीज कि जब आप पूरा मामला खत्म कर लेते हैं, ऑपरेशन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वैधानिक स्थिति, इनको सजा दिलाने के तौर पर उनकी चीजें जब्त हो जाती हैं डॉक्टर, तो उसमें क्या आगे किस तरह का रिकॉर्ड रहा है अब तक के ऑपरेशंस में? उसमें सजा का प्रावधान 3 साल की जो सजा है वो सजा भी होती है,
ऐसा नहीं है कि सजा नहीं होती, वो कोर्ट का नहीं, प्रोसेस कहीं है, सबूतों कोर्ट में हम सबूतों के अभाव में वो छूट के नहीं छूटते नहीं है। उसमें क्या है कि मशीन भी लेके आते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, वो लेके आते हैं, उससे पैसों की जो बरामदगी होती है वो भी पैसे भी उसमें काउंट होते हैं। तो ये एकदम साफ तरीके से ये कार्रवाई होती है और कानून के दायरे में कार्रवाई होती है। तो हमारा ये है कि अधिक से अधिक सजा भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। तो ज्यादातर ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर इस तरह के मुखबिरी की सूचनाएं ज्यादा आती हैं, शहरी इलाकों में ज्यादा आती हैं, या पढ़ी लिखी महिलाओं में भी इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये शहर वाला थोड़ा ज्यादा है ग्रामीण के मुकाबले। जो शिक्षित है उनके ही आज जैसे दो बेटियों वाला जो मामला है, यार पहली मेरी बेटी है तो दूसरा बेटा तो होना चाहिए, ये अपने परिवार में भी है, ठीक है ना। तो जब पहली बेटी होती है तो अपन बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, बहुत सारे उसके लिए कुछ जन्मदिन मनाते हैं, मतलब धूमधाम करते हैं। जैसे दूसरी बेटी होती है तो घर में थोड़ी मायूसी जाती है, और दूसरी के साथ तीसरी अगर हो जाती है तो घर में मातम सा माहौल हो जाता है। तो ये माहौल थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहली बेटी को जैसे अपन लाड प्यार दे रहे हैं तो वैसे ही दूसरी बेटी को भी दे रहे, क्योंकि बेटा और बेटी बराबर है। आज की दुनिया में, आज की तारीख में, जैसे मैं जालोर की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जालोर में भी बेटियों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है, कम नहीं हो रही है। और बेटी हर मुकाबले में, जैसे किसी क्षेत्र में देखो, आर्थिक क्षेत्र देखो, राजनीति देखो, खेल का क्षेत्र देखो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, अपने आप को साबित भी कर रही है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि यार बेटी हो तो या कुछ भी नहीं हो, बेटा जरूरी है तो बेटी भी और उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती है। जो सौभाग्यशाली है उसके घर में ही बेटी जन्म होती है। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बात सही कही कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियों को जन्म होता है, लेकिन कुछ लोग अब बेटे की चाहत में कहीं न कहीं अपनी बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं या उन्हें भ्रूण हत्या के तौर पर उस अपराध का अंजाम देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शंकर जी आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया नार कुमारी जी जो हमारे साथ जुड़ी थी। हम अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ इंडिया डेली पर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।